अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़राअत, ज़राई मदाखिल और ज़राई पैदावार पर मजमूई बात करेंगे। इस वक्त खलीजी ममालिक में जंग की सूरत हाल है, उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर माशी असरात जो है पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। कोई मुल्क चाहे कितना दूर है खलीज से, उसके बावजूद जो है उस पर यह जंग असरअंदाज हो रही है और ये जंग ख़त्म भी हो जाती है तो इसके असरात जो है ये 1 साल तक कम से कम रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो हालात ख़राब हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये सिर्फ माशी दबाव नहीं है, अगला दबाव क्या होगा? अगला दबाव जो है वो यकीनन फूड सिक्योरिटी का एक इशू उभरेगा और सारे ममालिक तक उसके भी असरात पहुँचेंगे कि खुराक की जो सूरत हाल है, खुराक की दस्तियाबी है, उसके क्या असरात मरतब होते हैं। और फिर इसके साथ साथ ज़राई मदाखिल भी जो है वो डेफिनेटली वो भी मुतासर होंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान बेशतर अशिया की पैदावार में ख़ुद कफ़ील है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अशिया भी हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं। जब हम कहते हैं कि ज़राअत में हम बहुत आगे हैं तो फिर साथ ही हम कहते हैं कि हम दालें भी बाहर से मंगवाते हैं, चाय की पत्ती भी बाहर से मंगवाते हैं, हम खाने का तेल भी बाहर से मंगवाते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो जब ये जिक्र करते हैं तो फिर हमारी खुद कफ़ालत जो है उस पर सवालिया निशान लग जाते हैं। तो ये खलीजी जंग जो है वो कितना मुतासर कर रही है और करेगी हमारे ज़राअत को, इस पे बात करेंगे। और आप सबके लिए एक अच्छी खुशी की खबर ये है कि गंदम की जो फसल है वो मार्केट में आना शुरू हो गई है। सिंध की फसल आ गई है, हमारे भी कुछ इलाकों में कटाई जो है वो शुरू हो गई है और वो फसल जो है मार्केट तक पहुँचने लगी है। और इतलात ये हैं कि वो जो निर्ख 4200 रुपये पर पहुँच गए थे गंदम के, वो अब 3700 रुपये पर मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। ये कहाँ तक नीचे आती है और ये फसल जो है जो हमने किसानों से वादा किया हुआ है कि उनको जो है अच्छी कीमत दिलाएंगे, ये कैसी रहेगी और मजमूई तौर पर गंदम की जो पैदावार है उसको हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छी रहेगी, कैसे रहेगी, ये सारे मामलात हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब। आप काश्तकार हैं, ज़राई माहिर हैं, एनालिस्ट हैं और इस सारी सूरत हाल पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। दूसरे मेहमान रियाज़ बुखारी साहब, मार्केट एनालिस्ट हैं, पूरी दुनिया का जायज़ा लेते हैं और दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, कमोडिटीज़ की जो चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनमें उतार चढ़ाव क्या आ रहा है और बाकी भी जो अशिया जो हम जैसे बहुत सारे लोगों ने सोना संभाल के रखा हुआ है, चांदी संभाल के रखी हुई है, उसका क्या उतार चढ़ाव होगा और उसको बेचना है या रखे रखें, बेच कर कहाँ खर्च करें, ये भी हमें बताते हैं। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त तेल की कीमतें हैं जो दुनिया भर में असरात डाल रही हैं और पाकिस्तान भी उससे मुतासर हो रहा है, तो इस पे भी इनका तजिया लेंगे। बहुत शुक्रिया रियाज़ साहब। वेलकम। ख्वाजा साहब, खुशी की खबर है कि भाई गंदम की फसल जो है वो मार्केट में, और मौसम भी जो है वो ऐसा हो गया है कि जिसने काफ़ी सपोर्ट कर दी है गंदम की फसल को। हम ये समझ रहे थे कि जिस तरह वो वेव आ गई तो ये तो ऐसा लगता था कि महीना पहले ही जो है वो फसल पक जाएगी। तो अब आपकी रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं कि इस वक्त गंदम की सूरत हाल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर माशाल्लाह, गर्मी के जो वक्त से पहले शुरू हो गई थी तो उससे काफ़ी था कि फसल पकने तक इसका वज़न कम ना हो जाए। तो अब बारिशें भी हैं, मौसम भी ठंडा हो गया है और इंशाल्लाह ये हमारी औसत और वक्त मिल जाएगा गंदम को, औसत पैदावार बेहतर हो गई अगर खुदा करे कि अप्रैल में बारिशें ना हो। अगर अप्रैल में की बारिशें जो हैं तो वो तो फिर नुकसानदेह हो जाएंगी। ये हम जितना भी कहते रहते हैं इस मौसम में आंधियाँ बारिशें भी आती हैं, होनी है, कुदरत का निज़ाम है जो बैलेंस करता है। मकसद है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब हालात बेहतर हैं। और देखें हमारा, आपने जैसे शुरू में कहा ना कि हमें हर चीज़ के लिए हम खुद कफ़ील हैं, हम खाने पीने की चीज़ों में खुद कफ़ील हो सकते हैं। मैं सिर्फ मफरूज़ा नहीं कह रहा हूँ, हम कई साल रहे हैं जब अगर एक पीरियड में हम न सिर्फ गंदम में खुद कफ़ील थे बल्कि एक्सपोर्ट भी की है। उन्हीं सालों का आप अगर तजिया करें, उसी पीरियड में जब आप गंदम में भी खुद कफ़ील थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसी पीरियड में आप कपास में भी खुद कफ़ील भी थे, एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। उसी पीरियड में आप चीनी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी पूरी कर रहे थे। तो वो हमें हो सकते हैं। अभी भी दो तीन शोबे हैं इंपॉर्टेंट, अगर इन पर तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम $1 बिलियन खर्च करते हैं इससे बाहर आ सकते हैं। ख़ास तौर पे जो खाने का तेल है उस पर फोकस होना बड़ा ज़रूरी है
कि ये एक बड़ा ह्यूज बिल होता है जिस पे हम जो है वो पेमेंट करते हैं। चाय हम पीने के इतने आदी हो गए हैं कि सर्दियों गर्मियों में जो है ना वो धड़ाधड़ चाय चल रही है, और चाय का भी एक ह्यूज बिल। नहीं तो अपनी उगा सकते हैं, वही इस तरफ हम ये उगा सकते हैं, खाने के तेल की तरफ, चाय की तरफ, और दालें एक और अहम मामला है। ये जो कपास की बात हुई है ना, आप देखें कि कपास में 2 हिस्से बिनोला होता है, उसमें से तेल आना है जी, और एक हिस्सा लिंट होनी है। अगर आप लिंट में भी सरप्लस हैं तो उसके तेल में से, और पहले हमारे जो रिसर्च थी वो 1 मन में से 4.5 किलो तेल निकलता था इन्हीं कपास के बीजों में से। अब हमारा जो इस वक्त बिनोला आ रहा है वो 1.25 किलो 1.5 किलो दे रहा है, मीन्स के 25% रह गया है बाकी तेल। बहुत कम। हमारी कपास जो बैठी है ना वो सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं बैठी, वो आपके एडिबल ऑयल के लिए, हम खल बनोला जानवरों के लिए करते थे जो सारे। तो जब वो ख़त्म हुई तो फिर आपकी ये जो मक्की आई, मेज़ जो आई, तो ये उसके लिए आ रही है ना, फीड के लिए जा रही है। ऐसे तो वो इस पे मज़ीद बात करते हैं। मैं ज़रा बुखारी साहब को शामिल करूँ। बुखारी साहब, आपका तजिया क्या कह रहे हैं? जंग ख़त्म होने जा रही है या अभी चलेगी, और इसके असरात कब तक चलेंगे? देखें, मैंने 2024 में मेरा प्रोग्राम था, मैंने कहा था 2025 का एंड या 2026 में ये इसराइल और मिडल ईस्ट में एक जंग का समा होगा, और ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 क्रॉस कर जाएंगे। उस वक्त $55 पर बैरल पे था, और मैंने कहा गवर्नमेंट को चाहिए, 2 साल पहले मैं उनको बता रहा था कि भी आप इसको रिजर्व कर लें, आप इसके सौदे कर लें, कोई हेज कर लें, किसी किस्म का कर लें। लेकिन नहीं, आपने पूछा है कि ये हद तक हो सकती है ना जी, आप अब सिर्फ अंदाजों की बुनियाद पे हेज कर लें और फिर पता लगे कि जी वो और नहीं, अंदाजों के। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि कई लोग पूछते हैं कि आप किस तरह ये एनालाइज करते हैं। देखें, अमेरिका के बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। एक जॉर्ज मार्शल था जिसने आने वाले 15 साल का जो है ना एक ग्राफ पेश कर दिया था दुनिया के सामने कि आने वाले 15 साल ऐसे ही होंगे, और 80 to 85% वैसे ही हुआ। तो हम कैसे करते हैं? हम सैकड़ों साल का डाटा लेते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि अब ये ऐसे होने वाला है। अब 2025 में, पिछले साल भी मैंने आपको कहा था जब 2000 पे गंदम थी तो मैंने कहा ये 4000 क्रॉस कर जाएगी, तो 4000 क्रॉस कर गई। लेकिन आपने पूछा कि ये जंग कब खत्म होगी। असल में यही आपके तजिए का फ़ायदा तो यही उठाना है ना। तो अप्रैल में इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि ख़त्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट। और इसके असरात कब तक रहेंगे फिर? इसके असरात मैंने कहा कि 2 साल तक तो इसके असरात रहेंगे। जी रहेंगे। अब जो तेल की कीमतें हैं इस वक्त पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा मुतासर तेल की कीमतों से फौरी होने लग गई है। तेल की कीमतें, और हमारे सर पर एक ख़तरा जो मंडला रहा है वो LPG LNG दोनों की कीमतें हैं, वो ज़ाहिर है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ क्या आप देख रहे हैं कि क्या मंजर? देखें, पहले जो है इसने मेरे ख्याल में 2020 में अप्रैल के अंदर जो क्रूड ऑयल था वो -$37 था। हाँ जी, यहाँ तक भी पहुंचा। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि $37 भी लें और आप जो है ना आयल भी ले लें। उसके बाद जो है अभी इसने अपना जो हाई बनाया था 22 में, आफ्टर 2 years इसने $130 और $120, अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे $130, और अगर स्पॉट की बात करें तो $120 पर बैरल पे ये आ गया। उसके बाद अभी जो है इसने अपना लो बनाया है वो 55 का है। अच्छा, पहले जो है 2022 में $120, $121, अभी उसने 119 बनाया है। इसे हम डबल टॉप कहते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई है, $84 पर बैरल पे वो आ गई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, मे बी इसी के लगभग ट्रेड करेगा। हाँ, मैं एक वक्फा ले लूँ, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की, और ये ख़ास तौर पे तेल की कीमतें हैं, ये किस तरह असरअंदाज हो रही हैं और मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, ख़ास तौर पर जो है हमारी ज़राअत पर इसके क्या असरात मरतब होंगे। खाई साहब, अभी ये बुखारी साहब भी जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये इसी के लगभग ट्रेड करेगा। अच्छा, हमारा तो आपने सुना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी मुझे 170 रुपये डीज़ल की कीमतें बढ़ाने का कहा गया था, तो अभी तकरीबन 350 के लगभग डीज़ल की कीमत है, और ये चली जाए 500 पे, तो ये कैसे फिर हमारी ज़राअत पे तो बहुत मनफी असरात मरतब होंगे। सर, बात ये है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस को भी ले लेना तो फिर भी 500 नहीं बनते। देखिए, इस वक्त जो डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट ने उस पर वो मतलब टैक्स ड्यूटी या लेवी लगाई हुई है वो 100 रुपीज़ तो है ना।
हाँ जी, लेकिन डीजल की लेवी कम की छोड़ी है ताकि नहीं, मकसद अगर उसको ख़त्म कर देंगे और ये $70 वाली चीज़ अगर 100 तक ही चली जाएगी और लेवी ख़त्म कर दें तो आवाम पे मसला नहीं आएगा। हमारे पास तो कमाई का जरिया यही है सर। नहीं, मैं वही तेल बता पे रहा हूं, कमाना है, बिजली के वो कमाना है, टोल टैक्स पे। हाँ, उसमें तो अभी इन्होंने हाई ऑक्टेन पे 300 को लेवी कर दिए तो ठीक है ना। हाई ऑक्टेन जो इस्तेमाल सुनने में आ रहा है कि टोल टैक्स भी डबल करने जा रहे हैं फौरी तौर पे ताकि किस पे? टोल टैक्स देखें, टोल ताकि लोग कम सफ़र करें। नहीं, ये तो रास्ता नहीं है। देखें, इन पेट्रोल के रेटों में भी आदमी कम ही सफ़र करेगा। तो ये जो डीजल की कीमतें हैं नहीं, एग्रीकल्चर में तो बारे नहीं बारे खाती ना, कहीं भी नहीं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, दुनिया में भी नहीं होता। देखिए, आपकी जो प्रोड्यूस है ना उसका आपको नहीं मिल रहा। दोनों चीज़ें, एक हमारा ट्रैक्टर और सारे ज़रूरी आलात इससे चल रहे हैं, ट्यूबवेल इससे चल रहे हैं, फिर दूसरी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी डीजल पर है भी सारी वो उस पर है। आप इस चीज़ को तो थोड़ा सा नोट करें ना कि आपकी जो प्रोड्यूस है या तो उसमें तेज़ी आ रही हो। अच्छा, हमारा ईस्ट बॉर्डर बंद, वेस्टर्न बॉर्डर बंद, ईरान बंद, फिलहाल तो दुबई बंद, तो आपकी कोई चीज़ जो है ना कमोडिटी जो आपकी प्रोड्यूस होनी है उसकी इंटरनेशनल पैरिटी तो आपको मिल ही नहीं सकती ना। आप हमें सोच के ना इन हालात में रास्ता भी बताइएगा कि अब आगे बढ़ने का हमारे काश्तकार के लिए क्या रास्ता है, और हमारा जो ताजिर है जो ज़रूरी शोबे की सनत से वाबस्ता है, मतलब ज़राअत की जो पैदावार है उसके किसी न किसी पहलू, जैसे जिनर है, टेक्सटाइल का जो भी इस तरफ है, इस पर ज़रा बात करते हैं। बुखारी साहब को शामिल कर, बुखारी साहब वहीं से बात करते हैं। आप कह रहे थे कि जी ऑयल की प्रोसेस जो है वो जी देखें अभी तो ख़त्म हो गई है ईरान पे। अमेरिका ने कहा आप ईरान से ऑयल ले लें, अरबों रुपए का ले लें जो उसने उसके शिप्स में है, टैंकर्स में है। मैं एक चीज़ बताऊं, देखें स्मगलिंग होती है ईरान की, होती है ना, अरबों रुपए की स्मगलिंग खुल जाए तो काफ़ी है हमें तो। नहीं, स्मगलिंग खुली हुई है, आप कमाल कर रहे हैं। कितनी अरबों रुपए की स्मगलिंग होती है, हर साल होती है। तो उसको एक प्रॉपर चैनल में लाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, किसानों को फ़ायदा हो। अभी जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो रही है और मैंने पता किया है कि जो पिछले साल इन्होंने हार्वेस्टिंग पे जो खर्चा आता था वो डबल कर लिया है उन्होंने। डीजल का रेट हर एक चीज़ का वो बढ़ गया है। अब इस गवर्नमेंट को मुझे ये बताइए, इन्होंने 55 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या उसी वक्त ऑयल लिया था? इन्होंने ऑयल 1 महीना पहले लिया हुआ था और लो निर्खों पे लिया हुआ था। एक तो जो है ना अप्रिशिएटेबल है कि गवर्नमेंट ने चेन जो सप्लाई चेन है उसको मुतासर नहीं होने दिया। आपको अवेलेबल है दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में बुरानी कैफियत, इवन सऊदी अरब में भी जहाँ ऑयल प्रोड्यूस होता है वहाँ भी बुरानी कैफियत पैदा हो रही है, यूएई में भी है। लेकिन ये है कि अभी आज कल एक हमारा PIA का प्लेन आया है तो उसको वहाँ से फ्यूल नहीं मिला यूएई सऊदी अरब से, और उसने कराची से आकर रिफ्यूलिंग करवाई है। तो ये सप्लाई चेन जो है उसको तो बरकरार रखा हुआ है ना गवर्नमेंट। नहीं देखें, मेरी ईरान में बात हो रही थी किसी से, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई मसला नहीं है, और वहाँ के मैं रेट सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तानी कोई 18 रुपए पर लीटर के हिसाब से वहाँ पे ऑयल यानी पेट्रोल वहाँ पे मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए किसी लेवी कम कर दे या किसी अंदाज में ये हार्वेस्टिंग तो हो जाए किसानों को। अब इन्होंने 3500 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिया है, अब 3500 में कहाँ वारे आता है, कभी भी नहीं आता। ये 4000 से ऊपर हो। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इस साल जो है ये जो गंदम के रेट है ना ये 6000 को भी क्रॉस कर जाएंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट को। जी इंटरनेशनल मार्केट की मैं आपके लिए तो शायद खुशी की खबर हो सकती है, आम आदमी का तो सहम जाएगा ना सुन के। हाँ नहीं, मैं किसानों को ये कहूँगा कि अगर अब उन्होंने जो वीट है हार्वेस्टिंग हो जाए तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको बेचें, लेकिन किसको बेचें? गवर्नमेंट को देने की बजाय वो जो घरेलू सार्फिन हैं जो लेते हैं हर साल 10 मन, किसी ने 5 मन ले ली, उनको वो बेचें। कैसे बेचें जी? पिछली साल हम सबको कहते रहे, वो भी मेहनत करते रहे कि भाई घर की गंदम ले लो, 2000 रुपये मन बिक रही है तो ये लेके रख लो, लेकिन कोई बंदा भी राजी नहीं हुआ। नहीं, लोगों ने ली है, हमने ली है, लेकिन वो उस मकदार में नहीं। अभी ताज़ा आलू की फसल आई है जी, अब आलू 10 रुपये किलो बिक रहे हैं। अच्छा भाई, आलू 4 महीने ख़राब नहीं होता अगर आप लेके रख लें। हर रमज़ान था, हर आदमी अगर एक बोरी लेके रख लेता आलू की तो काश्तकार को भी सपोर्ट मिल जाती है। कम से कम उसको इतने प्राइस तो मिलने चाहिए ना कि उसकी जो खर्चे हैं लागत तो पूरी हो जाए। ये खाई साहब ये फोर्सी कर रहे हैं, इनका तजर्बा ये कह रहा है कि 6000 तक शायद पहुँचे। आप क्या समझते हैं? बुखारी साहब का जो एनालिसिस है ना,
इट इज़ बेस्ड ऑन कि इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो हमें किस भाव पड़ेगी। दुनिया में प्राइसेस अप होंगी, नहीं उसके साथ मुरतब होंगे, यही कह रहे हैं। आपका ब्लैक सी से आना है, गंदम कहाँ से आएगी या कनाडा से आएगी, तो वो उसका फ्रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे ना, फ्रेट बहुत बढ़ जाएंगे। तो उस बुनियाद पर इस वक्त तक तो कमोडिटी में इतना राइज नहीं है, फ्यूचर में भी अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये फ्रेट और इंश्योरेंस ये बढ़ जाएंगे। हमारी अपना जो काश्तकार है ना, बेसिकली 3 चीज़ें देखनी होती हैं जी। सबसे पहले ये देखें कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले आप देखें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि इस कमोडिटी का इंटरनेशनल जो है फ्यूचर की जो बिज़नेस हो रहा है उसका रेट क्या है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम गंदम की देखें तो किस रेट पे वारे आ रही है? 4200 से नीचे वारा नहीं खा रही। ये अभी ये 55 रुपए जो बढ़े हैं डीजल के, तो ये तो हमने कैलकुलेट, ये तो और भी बढ़ गई है ना। मैं तो पिछली आपको जो शाही हो चुकी है उसकी बात कर रहा हूँ। देखें शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे 2024 और 2025 में $5 पर बुशल पे मार्केट थी। ठीक है। 2020 में वो अपना $4 और 70 सेंट पर बुशल थी। ठीक है। और 2022 में वो $13 और 56 सेंट पर बुशल पे वो चली गई है। अब वो $5 जो थी पर बुशल, वो 24 और 25 के दरमियान वो रुकी रही है। वो एक उसकी बेस थी। और मैंने कहा था कि लास्ट प्रोग्राम में कि ये कम से कम $8 को क्रॉस कर जाएगी, $8 से $10 के दरमियान ये रहेगी। और रिसेंटली वो $6 को वो क्रॉस कर चुकी है। तो ये $8 या $10 के करीब जब जाएगी तो यकीनन यहाँ उसका असर पड़ेगा, उसका इम्पेक्ट पड़ेगा हमारी उस पर। अब रशिया और यूक्रेन यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जुलाई अगस्त में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। एनवायरनमेंट सही नहीं होगा और इनकी प्रोडक्शन भी कम होगी। और पूरी दुनिया लड़ रहे हैं वहाँ पर तो। हाँ जी, और पूरी दुनिया में ये है ना, खुराक का ये बहरान पैदा होगा। और दूसरी अगर एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो बेशतर ममालिक में, यानी दुनिया को अगर मैं देखूं एज ए होल, यानी 80% वहाँ पे खुशहाली का समा होगा, वहाँ पे बारिशें नहीं होंगी। और कहीं इसी जगह अगर होगी भी सही या ओले या कुछ इस किस्म का पड़ेंगे, बारिशें होंगे, वो नुकसान करेंगे। फोरकास्ट आप दुनिया की बता रहे हैं? जी दुनिया की बता रहा हूँ। 80%। अच्छा, ये तो बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा होना है। ये 2024 में मैंने कहा था कि 2026 कैसा होगा, 2027 कैसा होगा, और 2026 में मैंने 2 साल पहले बता दिया था। मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई है। उसके बाद आपसे पूछते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल क्या रहेगी। अभी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। हम ज़राअत पे बात कर रहे हैं और जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है वो हमारी ज़राअत पर किस तरह मुतासर होगी, ये मौजूद है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक पहलू तो ये हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, एक पहलू एग्रीकल्चर इनपुट का भी है जिसमें ख़ास तौर पे खादें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें DAP हम बाहर से मंगवाते हैं, तकरीबन 70% DAP बाहर से मंगवाते हैं। और जहाँ से आती है, मराकश में सबसे ज़्यादा DAP प्रोड्यूस होती है। मराकश, सऊदी अरब, चाइना, इनसे हम जो है, क्योंकि ये रॉक फॉस्फेट है, ठीक है, उसकी बुनियाद पे तो ये यहाँ से आती है। तो ये जो जंग है ये यकीनन उसकी इंपोर्ट पे भी असर डालेगी और DAP पे भी हमें कोई नेगेटिव असरात मुरतब होते नजर आ सकते हैं। मैं पहले बुखारी साहब ने जो भी एनालिसिस दिए थे ना, उसको बड़ा मुख्तसर ठीक है ब्रेक से पहले देखें। ये सब चीज़ें जो है ना हमारे काश्तकार के लिए बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है कि वो तबाही होगी। नहीं भाई कि ये इंटरनेशनली चीज़ों की कीमत ऊपर जा रही है। अभी एक महीने बाद हमारी फसल आ जानी है, ठीक है, 15-20 दिन से लेके 1 महीने, तो वो उसको अफरा तफरी में नहीं बेचना चाहिए, थोड़ा सा सुकून करके बेच रहे। क्योंकि अगर सरकारी रेट 3500 गवर्नमेंट ने कहा, काश्तकार का तो मसला यही है, आपका मसला यही कहते हैं हम ये फसल संभाल ही नहीं सकते, हमने तो ढेरी लगा के वहीं मौके पे बेचना। वो थोड़ा सा अगर सुकून से बेचेगा तो बुखारी साहब ने जो तजिया कर रहे हैं उससे बेहतर तजिए के मुताबिक इसकी 4000 से ऊपर बिक सकती है। ठीक है। और अगर अफरा तफरी करेंगे तो फिर 3000 पे चली जाएगी। तो ये जो 1000 है वही तो उसकी या नुकसान है, तो यह वो बराबर हो जाएगा, ये चंद पैसे बच जाएंगे। हमारी वैसे प्रोडक्शन कास्ट 4200 बनती है, 4200 पे जाकर ना आप एट पार आते हैं। 3500 रुपये में कैसे बेचेंगे?
मैं वही ना, अगर अफरा तफरी में बेचेगा तो फिर तो 35 से भी नीचे आ जाएंगे ना। इस मरतबा आपका 3500 रुपये गवर्नमेंट नहीं ले रही, वो 3500 रुपये में भी प्राइवेट सेक्टर को ला कह रही है। लेकिन प्राइवेट पिछले साल हमें काश्तकार कहते थे कि अगर 3500 भी मिल जाए तो हम इसको जो है वेलकम करेंगे। देखिए पिछले साल और इस साल आपकी कितनी, पिछले साल 8000 रुपये DAP थी, इस फसल पे 14000 की बोरी इस्तेमाल हुई है। सेम डीजल का भी वही इस्तेमाल बढ़ गया है, हार्वेस्ट का, लेबर का, सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तो वो पिछले साल अगर 3500 मांग रहा था तो अब 4200 से तो ऊपर उसको, ये तो इनकी अपने एनालिसिस है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट निकालती है। अल्लाह करे कि उसकी लागत पूरी हो। मैं उसको दूसरे एंगल पे ले जा रहा हूँ कि अगर इस साल अगर उसको गंदों में 4 पैसे बच जाएंगे या बराबर भी हो जाएगा तो अगले साल आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आप इंपोर्ट से निकल कर फिर सरप्लस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। अब हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आ जाएं, इनपुट्स पे। हाँ, DAP खास तौर पे। DAP का तो हमारे पास यही है कि हम 70 से 80% इंपोर्ट करते हैं। उसको अगर गवर्नमेंट कहीं से कुछ सपोर्ट कर सकती है, इधर लेवी लगाते हैं तो उधर कोई सब्सिडाइज कर दें। और क्योंकि जो भी DAP आनी है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होनी है, अदर देन एग्रीकल्चर तो उसका इस्तेमाल है नहीं। यूरिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने मुल्क में प्रोडक्शन पूरी है और हम अपनी जो गैस है वो तकरीबन सारी उन्हीं को दे रहे हैं। हाँ जी। तो उसके अगर इंटरनेशनल रेट बढ़ रहे हैं यूरिया के, तो उसके लिए मैं ज़रूर यही बात करना चाहता था। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल को नहीं देखे यूरिया के लिए, क्योंकि ये जो यूरिया यहाँ बनी हुई अपने हालात देख के फैसला, अपनी हमारी जिस हिसाब से हमने जिस रेट पे इनको कुदरती गैस दी है वही उनका बेसिक रॉ मटेरियल है, और इनकी जो स्टॉक्स पड़े हैं या जो कुछ भी है वो उस रेट पर है ना। अब वो इंटरनेशनल का हमें दिखाकर इसको भी जंप दे दें तो ये तो कोई रास्ता नहीं है ना। गवर्नमेंट का आपका मैसेज पहुंच गया। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि रॉक फास्फेट पे भी हमें काम करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमारे पास रॉ मटेरियल दस्तियाब हो, हमें अपनी DAP खुद बनानी चाहिए। जो सूरत हाल है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बुखारी साहब, एक तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो है इंटरनेशनल मार्केट के एनालिसिस के साथ कि पाकिस्तान में गंदम के नर्ख जो है इस साल ऊपर रहेंगे। जी जी बिल्कुल, और 6000 को भी टच कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा। अच्छा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में खुराक का बहरान होगा। जब पूरी दुनिया में होगा, अगर गवर्नमेंट जो है, अब जिस तरह पिछले साल उसने कहा जी हमने फ्री मार्केट, ये 2026 की बात कर रहे हैं जी 2026 में। अच्छा। ये ख़ास तौर पे ये जो है ना, ये साल बहुत मुश्किल है हर तरह से, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अच्छा। और इसमें अगर मैं मौसम की बात करूं कि मौसम इस साल कैसा रहेगा, हाँ। तो अप्रैल के एंड से जखड़ और हवाएं और तूफ़ानी हवाएं, जिससे जानी और माली नुकसान भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, और दुनिया के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो लिहाजा जो थ्रेशर से वो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो वो अप्रैल यानी लास्ट अप्रैल से पहले जितना जल्दी मुमकिन हो आप कर लें, थ्रेशिंग कर लें। क्योंकि उसके बाद जो है ना सोइंग सीज़न स्टार्ट होता है कॉटन का, मई में शुरू होता है आफ्टर यानी हार्वेस्टिंग के बाद। तो उस वक्त भी जो है एनवायरनमेंट अच्छी नहीं होगी कॉटन के लिए। अच्छा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आलमी मार्केट में $62 62 सेंट पर बुशल पर पाउंड जो है वो मार्केट चलती रही है, और 2024 और 25 के दरमियान। जबकि 2020 में जो थी ये मेरे ख्याल में 48 सेंट पे थी, 48 सेंट पर पाउंड पे थी। फिर 2022 में जो थी वो $1 और 56 सेंट पर पाउंड पे ये चली गई। अभी ये 26 में क्या आप फोर्सी कर रहे हैं? 26 में मैं इसको देख रहा हूँ, देखें मैंने कहा कि 62 इसकी बेस है। अच्छा। यहाँ से आप इसको अपवर्ड देख सकते हैं, मे बी ये डॉलर को क्रॉस करती है या 90 सेंट या 80 सेंट किसी भी रेट पे ये मार्केट कॉटन की ऊपर चली जाएगी। अभी रिसेंटली उसने 69 का अपना हाई बना लिया है, यानी 700 पॉइंट वो बढ़ चुकी है। आने वाले 2 साल जो है वो कॉटन में मैं इसको डाउन नहीं देख रहा, इसमें तेज़ी ही रहेगी। तो अच्छी बात है, हमारे काश्तकार को इस तरफ आना चाहिए, कॉटन काश्त क्या आना चाहिए। काश्तकार जब हम कॉटन को सोइंग करेंगे तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, और इस पर जो है वायरस का अटैक भी होना है इसी सीज़न। जी इसी सीज़न में। और ये इंसानी ज़िंदगी पे भी कुछ ऐसे वायरस आ सकते हैं इस साल, पॉसिबल है कि यानी इंसानों पे भी कोई वायरस या कुछ ऐसी चीज़ें वो हों जो सूटेबल ना हों। तो कॉटन की फसल कम होगी, इस वजह से
मार्केट इसकी अप हो जाएगी, इसकी प्रोडक्शन जिस वक्त कम होगी। खाशा बुखारी साहब के पास तो कोई अच्छी खबरें नहीं है। देखिए आप क्या समझते हैं हमारा जो कपास का काश्तकार है? जितनी मुझे समझ है ना जी, आपका 2010 में तो $2 भी रेट हो गया था पर पाउंड। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनली जो एनालिसिस होते हैं ना, उसमें ये है कि 94 सेंट 90 या 94 सेंट अगर रेट होता है तो उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आती है। इससे जब रेट नीचे जाते हैं तो फिर गवर्नमेंटें, सारी दुनिया की हुकूमतें काश्तकार को कंपनसेट करती हैं, पैसे देती हैं, इमदाद करती हैं। हमारे पास तो इस किस्म का ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं, वो सोचना भी नहीं है अब इन हालात में। इन हालात नहीं, हालात देखें, ये लेवी क्यों लगती है मुझे ये बताएं ना। लेवी इसलिए लगाई जाती है कि जब ज़रूरत होगी तो ये हम वापस करेंगे। हमारे यहाँ तो इसलिए हम लेवी को जो है ना वो तो अपना हमारे यहाँ इसलिए नहीं लगती उसमें। अच्छा, इस पे खाई साहब हम जो अगला पार्ट है ना उसमें हम आप ज़रा सोच के रखिएगा, हम ये डिस्कस करेंगे कि अब इसमें हमारे काश्तकार के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे बढ़ने के रास्ते क्या हैं इस सारी सूरत हाल को, इस सिनेरियो को देखते हुए। मैं बुखारी साहब आपसे ये भी चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे काश्तकार लोकल लोग, उन्होंने सोना चांदी को भी बतौर रिज़र्व रखे हुए हैं, चाहे वो 5 तोले 10 तोले, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि इसको बेच के वो ट्रेडिंग की तरफ आ जाएं, अपने ज़रात पे लगाएं ताकि बेहतर लाइफ स्टॉक पे लगाएं। उनके लिए क्या मशवरा है? देखिए, आप ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं। एक होता है पोजीशन ट्रेडर, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर, तीसरा होता है डे ट्रेडर, चौथा होता है स्कैल्पर। अब जो कमोडिटीज़ हैं ख़ास तौर पर, इसके लिए पोजीशन ट्रेडर्स चाहिए होते हैं। कॉटन है, वीट है, और पोजीशन ट्रेडर्स क्या करता है, वो कई वीक, कई महीने, कई साल तक वो उसको वेट करता है, इंतज़ार करता है। अब जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कॉटन के प्राइसेस अप जाएंगे, तो मेरे एक दोस्त ने कहा था वो तो ऊपर जा ही नहीं रहे। तो देखिए, मैंने कहा था 62 सेंट पर पाउंड से नीचे तो नहीं आए ना, 2 साल वहीं वो रुके हुए हैं और ये बढ़ जाएंगे। और वो 69 जो सेंट अच्छा, ये आपने ना बड़ा मुश्किल जवाब दे दिया मेरे सवाल का। मैं सादा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सोना चांदी जिनके पास है उसको बेच के लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं है। जो इसका एक टाइम साइकिल था, देखें 1800 ये 4 अक्टूबर को गोल्ड जो है 1810 से स्टार्ट हुआ, और उस वक्त 7 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम था कि ये एक अच्छा लेवल है, आप इसको रखते हैं। ठीक है। अब 1800 को हम अगर डबल करें, 2 से ज़रब दें तो वो 3600 बनता है। 3500 पे मार्केट आई, वहाँ से उसने एक डिप लिया। अच्छा, 2.50 से अगर 1800 को ज़रब दें तो वो 45 बनता है। तो 44 से फिर मार्केट नीचे आगे डिप ले ली। अगर उसको जो आखिरी हिस्सा होता है, भी रास्ते ही तलाश करते हैं ना जी, कोई बेहतरी हो जाए। मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर समझिए बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ज़राअत पर, और इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है वो हमारी ज़राअत पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है, वो हमारे लिए सिर्फ डैमेजिंग ही है या उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, अब इस पर बात करेंगे। खास साहब, ये ठीक है कि तेल की प्राइसेस हैं हमें मुतासर कर सकती हैं, खादों की कीमतें हमें मुतासर कर सकती हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो ये भी है ना कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स है, एग्री प्रोडक्ट्स, उनको अच्छी कीमतों में बेच सकते हैं। हमारे पास बेताशा फ्रूट होता है, बेताशा सब्जियां हैं, बाकी चीज़ों में हम बड़े खुद कफ़ील हैं और वाफिर पैदावार हासिल करते हैं। तो इसमें हमें ज़रा बताइएगा कि हमारे काश्तकार को क्या सोचना चाहिए। लाइफ स्टॉक भी ऐड कर लें तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं? खैर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हालात जो है ना हमारे लिए बहुत बेहतर है, फेवरेबल हैं। लेकिन मसाइल जो है ना वो आ रहे हैं पॉलिसी डिसीजंस में। हुकूमत की पॉलिसी आप देखें तो सही क्या होनी चाहिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। गंदम आई तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं था, इसमें काश्तकार का तो कोई, इसी दफ़ा जो हो गया सो हो गया। नहीं, इस दफ़ा तो 2 साल, 1 साल भी नहीं हुआ ना, ठीक है, 2 साल हुआ। इस साल आपने कहा कि जी 3500 दिलवाएंगे, चलो वो तो आएगा तो फिर समझ आ जाएगी। उसके बाद आप इस पे आ जाएं, सब्जियों पे आ जाएं। ये हमारा जो भी सब्जी आई, आलू आया पिट गया, मटर आया पिट गया, बाकी ये तो इस जो देखें ना, जो चीज़ें भी आ रही हैं वो सिट्रस का क्या करें, सिट्रस का बहुत बड़ा बहरान गुजरा है। नहीं, इस पे आप क्या देखिए ना, गवर्नमेंट इसकी भी रेट मुकर्रर करे। नहीं सर, नहीं गवर्नमेंट, ये इस कदर आसान सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर कि इससे आसान सब्जेक्ट और कोई है ही नहीं।
स्पेशली फॉर मार्केटिंग। मार्केट ड्रिवन पॉलिसी बनाती है और मार्केट पे छोड़ती है कि वही अर्ज करने लगा हूँ। ये ऐसा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का कि आपको 6 महीने पहले सिग्नल्स आने लग जाते हैं कि कितने एरिया पे काश्त हो गई, क्या मौसमी हालात आ रहे हैं और कितनी हमारी प्रोडक्शन आएगी। कम से कम 3 महीने पहले तो घंटा बजना शुरू हो जाता है कि इतनी क्रॉप का साइज आ रहा है। तो वो टाइम है ना गवर्नमेंट के सोचने का कि ये जब आएगी ये लोकल कितने कंज्यूम होगी, बाकी के लिए हम आज मंडी ढूंढें। जब आलू पक गया, मार्केट क्रैश कर गई, पंजाब गवर्नमेंट कहती है जी हम अब एक्सपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। वो तो टाइम नहीं है एक्सपोर्ट का। टाइम मकसद है कि ये तो 3 महीने अच्छा, पहले लेकिन ना गवर्नमेंट ने खुद एक्सपोर्ट करना होता है ना। नहीं, गवर्नमेंट को आना ही नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि भी आप आगे आए, इसको मंडियां आपने ढूंढी थी। इस तरह नहीं होता। वो जब काम हुआ है तो हुआ भी है ना, ये तो माने आप। मकसद है कि प्राइवेट सेक्टर को एक चीज़ की आपको बताना पड़ता है ना कि एक कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे पास इतनी सरप्लस क्रॉप आ रही है, इसको आप एक्सपोर्ट करें, हमारी तरफ से आपको तामुन रहेगा। सिर्फ इतना कहना है। आपका सिट्रस का क्या बना इस साल आपके सामने ही है। सही। मकसद आपके लैंड रूट बंद हो गए थे तो हमें तो यही पता है कि हमें 100 रुपये से कम किन्नू नहीं मिला, 120 140 से कम नहीं मिला। आप जो मर्जी कहते रहे, सिट्रस का क्या बना है आपको, आपने 100 रुपये से कम कहीं किन्नू परचेज किया? देखिए 100 रुपये में भी आपका आया 100 रुपये से कम नहीं आया। अच्छा किन्नू 150 रुपये से कम नहीं मिला सर। 4,000 रुपये अभी भी आप कहते हैं बुरान है, तो फिर हम पता नहीं क्या करें। उसको आप एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं बुखारी साहब। ये देखें जो 4,000 में मैं मंडी में देख रहा था, एक बंदे ने ना वो लगाए हुए थे कोई सोशल मीडिया पे कि जी 18 किलो का वो है जी 300 रुपये में बिक रहे। हमें तो खरबूजा 150 रुपये से कम दसे आप नहीं, कहीं भी क्यों नहीं बुखारी साहब, कहीं है दसे आप? नहीं अभी जो है यानी अभी मैंने देखा है, ये अजीब बुरान होता है कि हमें चीज़ महंगी मिल रही है और वो बुरान है जी प्राइसेस का। चलें आलू का, मटर का, सब्जियों का आप रेट दिए देखा कह रहे हैं कि फॉर्म गेट पे क्या रेट है। अब फॉर्म से आएगा, मंडी आएगा, मंडी की अपने परसेंटेज 10% तो कम से कम। अब जो किराया आपके बन गए हैं 10% वो बन जाएंगे। फिर मंडी वाले ने आड़त और किराया वो काट कर फिर उसको अगर स्टोर में रख देगा तो फिर पूरे साल का स्टोर का उस पर चढ़ जाएगा। फिर जो दुकानदार आएगा उसने कहना मेरे घर भी बच्चे बैठे हैं। शाह जी आपकी क्या राय है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ये जो खलीज जंग हो रही है इसमें ज़ाहिर है एक तलवार लटकी हुई है फूड सिक्योरिटी पर। तो इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती है? मैं पहले एक चीज़ आपको बताऊं, आपने जो सवाल किया था ना क्या किसान जो है सोना बेच दे, चांदी बेच दे और इन्वेस्ट करे, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। जब ये $56 पर औंस था, अब जो इसने लो बनाया वो 41 है। अगर ये 3500 के अराउंड आता है गोल्ड तो परचेज़ करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। कि जब इतना स्लम्प आया है यानी 56 से $1300 ये नीचे आ गया है और मार्केट ये इतनी फ्लक्चुएट कर रही है। 1 मिनट के अंदर मैंने $70 अप एंड डाउन देखा है और हाफ आवर में $500 मार्केट गिर गई है। तो लिहाजा अब चांदी की मैं बात करता हूँ, आप चांदी की बात कर रहे हैं। चांदी 1980 जनवरी में मैं न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में खड़ा था और मेरे सामने की बात है, हंट्स ब्रदर्स जो टेक्सास के थे, 2 भाई थे, उन्होंने चांदी $5 वाली जो है $50 कर दी थी और गोल्ड जो था $250 पर औंस वाला उन्होंने $800 पर औंस कर दिया था। कैसे कर दी? बाइंग, उन्होंने पेपर बाइंग कर रहे थे। वो इतने ह्यूज यानी मार्केट में वो पेपर बाइंग कर रहे थे और वही दोनों इतने ताकतवर थे जी बिल्कुल। ऐसे आप क्या समझते हैं, आप एक जो स्पेकुलेटर है वो इतना ताकतवर है आपकी इकोनॉमी को हिला दे। आपकी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है 1 सेकंड में वो इसका बट्ठा बिठा दे। स्पेकुलेटर के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी ये स्पेकुलेशन हुई कि जी चांदी के निर्ख डबल होने वाले हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ वो लाइव स्टॉक बेच के चांदी खरीदने में लग गए। अच्छा। यार चांदी ले लें जी, ये जैसे सोना एकदम बढ़ा है जी, चांदी डबल होने वाली है। देखिए चांदी ऊपर गई है, चांदी $121 पर वो गई है। अगेन जो है वो इसने जो अपना लो बनाया ना वो $61 पे वो आ गई है। देखिए 55 या 50 के करीब जो है ना वो मैंने चलें तजिया ये हुआ कि चांदी सोना बेच के नहीं बेचनी चाहिए। अब आप बताएं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी ज़राअत के लिए? हमारी प्रोड्यूस है जो एग्री प्रोड्यूस है जिसमें ख़ास तौर पे सब्जियां हैं, फल हैं या बाकी प्रोडक्शन है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़? देखें जो सरप्लस है हमारे पास, जो कमोडिटीज़ हैं उनको बेचें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर वीट या ऑयल या इन चीज़ें, दालें हैं, चावल है,
ये इन चीज़ों को आप एक्सपोर्ट ना करें। ये जो कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट हम करेंगे, हम किसी को देंगे, यहाँ से ये 3500 रुपये लेके वहाँ पे 6000, 7000, 8000 रुपये पे, पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही किया है। लोगों से 200-250 रुपये पे लेके कहाँ उन्होंने फिर बेचा है, उन्होंने किसी ने 3500। मतलब ऐसी पॉलिसी नहीं हो कि सस्ते दामों बेच के फिर वही महंगे दामों। मुझे ये बताएं गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी मुझे बताएं। वेवरिंग माइंड है ये गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट की तो कोशिश होती है कि क्या कोशिश होती है, मुझे ये बताएं। ना अहल लोग हैं हर जगह, जो है कोई अहल बंदा मैंने नहीं देखा कि कोई एक भी अहल शख्स बैठा हो किसी भी शोबे में, किसी प्रोग्राम तो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपने खैर असल गुफ्तगू की। ख्वाहिश साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की ज़राअत पर। ये जंग के बादल हैं इस वक्त पूरे खलीज पर, पूरी दुनिया पर एक अनसर्टेनिटी की जो बादल है वो मंडला रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती ये है कि हम खुराक में काफ़ी हद तक खुद कफ़ील हैं और हमारी जो आगे की जो फसलें हैं वो भी हमें एक अच्छी नवीद सुना रही हैं। और अगर आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहें तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल जो है वो अच्छा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।